हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो रहा था तो उसमें क्या हुआ था, कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए थे। मींस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो बननी शुरू हो गई थी। जिस लास्ट क्लास में हमने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था। तो आगे हम पढ़ते हैं रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर मतलब कि एक टेररिज्म वाला बेसिकली टाइम पीरियड आ गया था। पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794, इसको एक तरह से टेररिज्म या खतरे वाला पीरियड बोला जाने लगा था। व्हेन जैकोबिन क्लब वाज ऑन द टॉप, जब जैकोबिन क्लब अपने सक्सेस पर था, अपने पीक पीरियड पर था, तब ये पीरियड शुरू हुआ था। पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जो जैकोबिन क्लब था वो काफ़ी सक्सेस हो गया था, तो उसने क्या पॉलिसी बनाई, सेल्फ कंट्रोल। जैकोबिन क्लब चाह रहा था कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले और जो लोग उसकी बातों को नहीं मानते उनको पनिश करे। एग्जाम्पल, कौन लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, जैसे नोबल्स जो रूलिंग क्लास थी, कैलर्जी जो कि चर्च के साथ रिलेटेड लोग थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो दूसरी और पार्टीज़ बन रही थी, उनके जो मेंबर्स थे वो ऑब्वियसली किसी दूसरी पार्टी के रूल्स को तो नहीं मानेंगे। एंड इवन ऑफ हिज ओन वर अरेस्टेड। और जो कई बार क्या हो जाता है ना कि अपनी ही पार्टी के लोग विद्रोह पर उतर आते हैं, तो जो ऐसे भी लोग हुआ करते थे उनको भी जैकोबिन क्लब अरेस्ट कर लेता था और उनको फांसी दे देता था। गुलोटाइन डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलोटाइन टू एग्जीक्यूट पीपल। एक डिवाइस, गुलोटाइन डिवाइस जो थी वो इन्वेंट की गई एक पर्सन गुलोटाइन के द्वारा, अपने ही नेम से उन्होंने अपनी डिवाइस को नेम दिया। इसमें क्या था कि दो पोल्स लगे होते थे, उनके बीच में ऐसे ब्लेड्स रखे होते थे। पर्सन का हेड उन दो पोल्स के बीच में रख कर ऊपर से कटर आ जाता था और उसका जो हेड होता था इंसान का वो कट कर देते थे। तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से फांसी दी जाती थी लोगों को। तो ये जो डिवाइस है, हमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूटन डिवाइस क्या थी। ये फांसी देने के लिए डिवाइस एक इन्वेंट की गई थी। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, तो फिर क्या हुआ कि डायरेक्टरी आई, उन्होंने अपना रूल जो था वो स्टार्ट शुरू किया। फॉल्स ऑफ जैकोबिन क्लब आफ्टर दिस वेल्थियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर। अब क्या हुआ था, हमने पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें जो लोग थे वो रिच होने लगे थे, और वो जो रिच लोग थे जो पढ़े लिखे थे उनको ये चीज़ तो समझ में आ ही रही थी कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जब वो पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास लोग आगे आने लगे तो जैकोबिन क्लब के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए, तो जैकोबिन क्लब का जो फॉल था वो स्टार्ट हुआ। दे फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास से, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था। डिमांड वोट टू नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड किया गया कि जो नॉन प्रॉस्पेरस मतलब कि जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उन लोगों को वोटिंग राइट दिया जाए। जैकोबिन क्लब के टाइम पर क्या हुआ था कि जो वीकर सेक्शन था उसको वोटिंग राइट मिला था और जो किंग लुइस 16 थे उनको फांसी दी गई थी। लेकिन जब ये डायरेक्टरी का रूल आया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो नॉन प्रॉस्पेरस लोग थे उनको वोटिंग राइट मिला। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट होनी चाहिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लोग रूल्स को बनाएंगे, उनके प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होनी चाहिए। डायरेक्टरी इज इलेक्टेड बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। तो डायरेक्टरी एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसी पार्टी की तरह थी जिसमें 5 मेंबर्स थे और उनको इलेक्ट किया जाता था, लोगों के द्वारा चुना जाता था।
Conflict between directors and legislation council often result in political instability. तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे, मतलब कि जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे 5, इनके बीच और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके बीच में मतभेद क्रिएट होने शुरू हो गए, क्योंकि जो डायरेक्टरी थी वो कह रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं दे शुड बी इलेक्टेड। तो इन सारे मतभेदों ने क्या किया, फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, विच पावर्ड द वे द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस सारी चीज़ों से क्या हुआ कि एक नेपोलियन बोनापार्ट नाम के इंसान थे, उनका राइज होना शुरू हुआ, वो आगे आए, लोगों के बीच उभर कर आए। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो इससे पहले क्या हुआ कि फ्रांस में जो स्लेवरी, जो नौकरशाही थी, उसका भी एंड हुआ। जैकोबिन रिजाइम एबोलिश्ड स्लेवरी। जो जैकोबिन का पीरियड था, क्लब का पीरियड था, उन्होंने स्लेवरी का अंत किया। सप्लाईज ऑफ कॉमोडिटीज सच एज तंबाकू, इंडिगो। इंडिगो एक डाई होती है, एक ब्लू कलर की डाई होती है जो कपड़ों को रंगने के लिए यूज होती है। शुगर एंड कॉफ़ी वर स्लेव्स ऑफ फ्रेंच। जो क्या था, जो सप्लायर्स थे ये कॉमोडिटीज़ के, जो ये चीज़ों के सप्लायर्स थे, तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये जो लोग थे सप्लाई करते थे, ये कौन थे, ये स्लेव थे फ्रेंच के। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन 1849। जो स्लेवरी थी इसका फाइनली अंत हुआ कब, 1849 में। रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रेवोल्यूशन चल रहा था और उसके साथ जो डेली की लाइफ थी वो कैसे अफेक्ट हो रही थी। रेवोल्यूशन मेड लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे, इतने ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच लिबर्टी एंड इक्वालिटी, आज़ादी और बराबर, सबके लिए एक तरह के राइट्स होने चाहिए, इस तरह के जो व्यूज़ थे, जो विचार थे, वो लोगों के मन में आने लगे कि ये जो सब कुछ चल रहा है चलने दो, लेकिन जो फ्रांस में लोग हैं उनको अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार होना चाहिए और जो राइट्स हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिटीजन्स थे और जो मैन थे, ठीक है, जिनको अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिला था, उनके लिए राइट्स को अनाउंस किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोगों को अपने विचार बोलने और एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ प्रिंट। प्रिंट का यूज़ किया गया, जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट होने शुरू हुए, कुछ ऐसे मैगजीन्स प्रिंट होने शुरू हुए जिसके द्वारा लोग अपने विचार कि वो फ्रांस में क्या चाहते हैं, उन विचारों को आगे आम जनता तक पहुंचाने लगे, ताकि जो बाकी लोग जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है, उनके तक वो चीज़ें पहुंचे। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिवल प्रोसेशंस अट्रैक्ट पीपल। तो अब क्या होने लगा कि जगह जगह पर प्ले होने लगे कि हम इस तरह से कुछ चीज़ें चाहिए, नाटक के द्वारा लोगों को बताया जाने लगा। सॉन्ग्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया में जैसे देशभक्ति पर गाने वगैरह होते हैं, तो उन्होंने उस तरह के सॉन्ग्स जो थे वो लिखने और गाने शुरू किए। फेस्टिवल्स, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स मनाने शुरू किए जिसमें कि वो फ्रांस के कल्चर को और लोग क्या चाहते हैं उन चीज़ों को दर्शाने लगे। प्रोसेशंस अट्रैक्ट पीपल। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी, इन सारी चीज़ों से लोग जो थे वो प्रभावित होने लगे कि हाँ, ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद एक पर्सन आए, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे क्राउन्ड एज एम्परर इन 1804। 1804 में ये एम्परर बने। कॉन्कर्ड मैनी यूरोपियन कंट्रीज। इन्होंने बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज पर अपना रूल किया।
ही मेड लॉज, इन्होंने कई लॉ बनाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ मेजरमेंट एंड डेसिमल सिस्टम। अब देखो, जैसे हम बोलते हैं कि उस टाइम पर ना क्या हो रहा था कि अगर हम बोलें कि 1 किलो चावल, चावल की एग्जांपल लेते हैं, तो कहीं पर तो 1 किलो में इतने ज़्यादा दे रहे थे, कहीं पर इतने दे रहे थे, कहीं पर 1 किलो में बिल्कुल थोड़े से दे रहे थे और कहीं 1 किलो में इतने ज़्यादा दे रहे थे। तो हर जगह पर जो मेजरमेंट की वैल्यूज़ थी, चाहे वो डिस्टेंस की थी, केजीज की थी, जो भी थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। तो लेट सपोज कि एक पर्सन ने किसी जगह से 1 किलो चावल इतने से खरीदे, लेकिन जब वो आगे बेचने गया वो तो कहते हैं हमारे यहाँ तो 1 किलो में इतने आते हैं, तो उसको तो लॉस हो गया। तो ऐसे जो लोग थे उनको क्या था, लॉस हो रहा था। तो इसने क्या किया, इस पर्सन ने क्या किया कि जो मेजरमेंट का यूनिट था वो फिक्स्ड कर दिया कि अगर एक जगह पर 1 किलो में इतना आएगा तो हर जगह पर 1 किलो में इतना ही आएगा। और डेसिमल सिस्टम, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना डेसिमल 1.2, 1.34, ऐसे डेसिमल्स में भी इसने सिस्टम शुरू किया कि लोगों को लॉस ना हो, वो फायदे में ही रहे। In 1815 there was a battle of Waterloo in which he got defeated. 1815 में एक वाटरलू की बैटल हुई थी जिसमें ये हार गया था। ये जो पिक्चर है ये है नेपोलियन बोनापार्ट की। फॉल ऑफ मोनार्ची इन फेब 1919। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, अब जो ये राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या हुआ, जब ये लड़ाई में हार गया तो इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। तो इसके साथ ही जो फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम आ गई थी और जो किंगशिप का जो एंड था वो हो चुका था। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन, जैसे हमने फ्रांस में पढ़ा कि फ्रांस एक देश था, उसमें राजा था किंग लुई 16, ठीक है। तो ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई थी, तो फ्रांस में पार्टीज़ बनी, नेशनल असेंबली आई, जैकोबिन क्लब बना, नेपोलियन बोनापार्ट हुआ, तो धीरे 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 करके क्या हुए, चेंजेस हुए। तो ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन था, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए और रशिया में रेवोल्यूशन आया, ठीक है। तो वो हम चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फॉल ऑफ मोनार्ची इन फेब 1917। 1917 में जो मोनार्ची थी, जो का रूल था, वो एक तरह से गिर गया था। सोशलिस्ट टुक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917। जो सोशलिस्ट थे, जो समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट पर अपनी एक तरह से अपना कब्जा कर लिया आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। 1917 में एक अक्टूबर मंथ में रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद एम्परर तसार निकोलस II was the king of Russia in and its empire in 1914। ये जो फोटो है, पिक्चर है, ये है तसार निकोलस की 2 की, जो कि रशिया के एम्परर थे 1914 में। मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इनके टाइम में जो मेजर रिलीजन था वो रशियन क्रिश्चियनिटी थी। इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चरिस्ट। जो लोग थे ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर का काम करते थे और जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। 85% पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर। तो इसको हमने बोला है कि मेनली जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, क्योंकि 85% जो लोग थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए किसके साथ जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए थे। इंडस्ट्रीज वर वेरी लेस मेनली इन मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग। जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग में ही थी। इन 1890s रेलवे एक्सपेंडेड। जो रशिया था वहाँ पर जो रेलवे का भी जो एक्सपेंड होना शुरू हुआ था वो 1890s में होना शुरू हुआ था। सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म कैसे आया? बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 में से पहले जब
किंग तसार निकोलस का रूल चल रहा था, तो उससे पहले जितनी भी पार्टीज थी, ठीक है, वो इलीगल थी, क्योंकि राजा का रूल था तो कोई वहां पर पार्टी नहीं बना सकता था। रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फाउंडेड इन 1898, इट वर्कड सीक्रेटली। अब जैसे होता है ना कि जैसे हमारा देश था इंडिया, तो जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज बनाना इंडियंस द्वारा इलीगल थी, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। लेकिन बहुत सी छोटी छोटी पार्टीज जो लोग सीक्रेटली चला रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए, कुछ ग्रुप्स बने हुए थे, वो तो चल ही रहे थे। तो ऐसे ही जो रशिया के लोग थे वो राजा के रूल से खुश नहीं थे, तो एक पार्टी जो 1898 में बनी थी, रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, और ये सीक्रेटली काम कर रही थी। फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 बाय पीजेंट्स। तो ये सारी छोटी छोटी पार्टीज जो बनी हुई थी ये सीक्रेटली काम कर रही थी। तो एक और पार्टी फॉर्मेशन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो 1900 में बनी थी, पीजेंट्स ने बनाई थी। रशिया डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी स्प्लिट इन 1903। ये जो पार्टी थी जो 1898 में बनी थी, ये स्प्लिट हो गई थी 1903 में, यानी कि ये डिवाइड हो गई थी दो पार्ट में, दो ग्रुप्स में। दोनों के अलग अलग लीडर थे, वो लोग अपने विचारों के बिहाफ पे क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। तो कैसे क्या कहा था इन लोगों ने? फर्स्ट जो थी वो थी बॉल्शेविक पार्ट हेडेड बाय व्लादिमीर लेविस। व्लादिमीर लेविस जो थे वो बॉल्शेविक को हेड कर रहे थे, मतलब लीड कर रहे थे। ही बिलीव्ड दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड इक्वालिटी मेंबर्स शुड बी देयर। इन्होंने कहा कि जो पार्टी है वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और जो मेंबर्स होने चाहिए डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, जो कुछ चेंज लाने के लिए काम करे। ऐसे नहीं कि हर कोई एरा गैरा आकर के पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। एक था मेनशेव, इसको जो हेड कर रहे थे वो थे जूलिस मार्टोव नाम के पर्सन हेड कर रहे थे। ही सेड पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल। इन्होंने कहा कि हर इंसान को पार्टी ज्वाइन करने का हक है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो व्लादिमीर लेविस थे ये कहते थे कि क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड लोग होने चाहिए। रशिया वॉज ऑटोक्रेसी। रशिया में ऑटोक्रेसी थी, मतलब एक बंदे का रूल था, ठीक है। तसार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। जो तसार थे, तसार निकोलस, वो पार्लियामेंट नहीं चाहते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि रशिया में नेशनल असेंबली बने, कुछ पार्लियामेंट बने। वो हमेशा चाहते थे कि रशिया में बस मेरा ही रूल रहे। तसार वॉज किंग, क्योंकि वो राजा थे तो वो तो यही चाहेंगे। नो लिबरल सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशंस वांटेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसा जो लिबरल, मतलब जो आज़ाद जीना चाहता था, सोशल डेमोक्रेट्स जो समाज में चेंज लाना चाहते थे, सोशल रेवोल्यूशंस जो समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे थे, वांटेड टू एंड दिस सिस्टम, वो सब चाहते थे कि ये जो राजा वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो राजा के कार्यकाल से इतना खुश नहीं थे। एंड डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या रख दी, डिमांड रख दी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए। दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जूडिस्ट। ये लोगों को सपोर्ट किया नेशनलिस्ट जो समाज को सुधारने का काम, नेशन को सुधारने का काम कर रहे थे। और जूडिस्ट कौन थे? वर मुस्लिम्स इन रशिया हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम। ये वो मुस्लिम थे रशिया में जो इस्लाम धर्म को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, उनको उनके पुराने विचारों से निकाल करके एक नई विचारधारा में ढालना चाहते थे। इन 1904 में क्या हुआ? प्राइस ऑफ गुड्स राइज एंड वेजेस वर लो। एकदम से क्या हुआ कि जो चीज़ें थी, डेली लाइफ की चीज़ें थी, उनकी प्राइसेस बढ़ गई। और जो लोग थे, आम जनता थी जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थी, ठीक है,
उनके पास खेती बाड़ी करके वो इतने पैसे नहीं कमा पाते थे, ठीक है, उनकी जो वेजेस थी वो लो ही थी, कम थी। 10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। जो 10,000 लोग थे सेंट पीटर्सबर्ग में फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एक वहाँ पर फैक्ट्री थी, वो स्ट्राइक पर चले गए कि ये चीज़ गलत है, या तो हमारी वेज भी बढ़ाओ या फिर चीज़ों के प्राइसेस कम करो। दे डिमांड रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। तो उन्होंने कहा कि एक तो हमें दिन रात इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, वेज फिर भी कम मिलती है, और प्राइसेस जो हैं डेली लाइफ चीज़ों की वो बढ़ रही है। इन्होंने कहा एक तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं कम करो, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, और दूसरा हमारी जो वेजेस हैं उनको बढ़ाओ। अ प्रिसेशन ऑफ वर्कर्स लीड बाय फादर गैपन रीच्ड एट विंटर प्लेस। तो एक मतलब भड़के हुए लोग, मतलब जो इसमें चेंज लाना चाहते थे, इस सिस्टम में जो भी चल रहा था, ठीक है, उनको एक फादर गैपन नाम के पर्सन ने लीड किया, आगू बने वो इनके, और उनको एक विंटर प्लेस पर ले गए। दे वर अटैक्ड बाय पुलिस। तो जब वो एक धरने पर बैठे थे तो पुलिस ने आकर उन पर हमला कर दिया, जो कि राजा ने भेजी थी। मैनी वर किल्ड एंड वुंडेड। बहुत से लोग मारे गए और जख्मी भी हो गए। इट हैपन्ड ऑन 22 जनवरी 1905। ये इंसिडेंट कब हुआ? 22 जनवरी 1905 को। आफ्टर दिस स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। जब ये न्यूज़ पहुंची कि इस तरह से विंटर प्लेस पर लोगों पर हमला हो गया, लोग मारे गए, कुछ जख्मी हो गए, और ये खबर रशिया में फैल गई, तो रशिया में अलग अलग एरियाज़ में लोग जो थे वो कहाँ स्ट्राइक्स पर निकल पड़े। यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज्ड डाउन। यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बंद होने लगी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑल अदर डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबके मन में आया कि जो राजा वाला सिस्टम है, राजा जो तसार है, उनको उनकी पदवी से उतार करके रशिया में पार्लियामेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। जब ये इतने सारे लोग स्ट्राइक पर उतर आए तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? आफ्टर रेवोल्यूशन किंग तसार अंडर प्रेशर। जब रेवोल्यूशन चल रहा था तो जो राजा था किंग तसार वो प्रेशर में था। ही अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेंट पार्लियामेंट कॉल्ड डूमा। उसने कहा कि चलो हम लोग एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं जिसका नेम होगा डूमा। जैसे हमारे इंडिया में हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो वहाँ पर बोला गया डूमा। तो राजा जो था उसने अंडर प्रेशर बोला, ये उसने बोला कि यहाँ पर हमेशा से मैं ही रूल कर रहा हूँ और इससे पहले सदियों से राजा का ही रूल रहा है रशिया में, तो लोग कहाँ से गवर्नमेंट चला लेंगे। तो उसको इस चीज़ का बिलीव था कि लोग गवर्नमेंट चला ही नहीं पाएंगे, मैं एक डूमा मतलब इनको बोल देता हूँ कि आप बना लो, लेकिन वो वर्क ही नहीं करेगा, मैं उसको थोड़े टाइम बाद क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। डूमा अ कंसल्टेशन बॉडी विद लेजिस्लेशन फंक्शंस। एक ऐसी बॉडी बनी जिसको राजा कंसल्ट किया करेगा कोई भी काम करने से पहले, और वो क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे। आफ्टर 75 डेज डूमा वॉज डिसमिस्ड। लेकिन 75 दिनों के बाद ये जो डूमा बना था उसको राजा ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। एंड द सेकेंड डूमा वॉज इलेक्टेड, और दूसरा डूमा बना। सेकेंड डूमा वॉज ऑल्सो सस्पेंडेड। राजा ने बड़ी चालाकी से क्या किया, सेकेंड डूमा को भी सस्पेंड कर दिया। एंड थर्ड वॉज फॉर्म्ड, और तीसरा बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। उसके बाद शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 में शुरू हुआ। इसमें किस किस के बीच में ये लड़ाई हुई, बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। जो देश थे दो, जो मतलब दो साइड्स थी, एक दूसरे के आमने सामने थे, एक को बोला गया सेंट्रल पावर्स, दूसरे को बोला गया अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ठीक है। और जो अलाइड पावर्स थी उसमें था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया।
इट वॉज फॉट आउटसाइड एंड इनसाइड यूरोप। तो ये सारी ही यूरोपियन कंट्रीज थी, तो ये यूरोप के अंदर भी और यूरोप के बाहर भी युद्ध लड़ा गया। ठीक है, जो लोग इनको जो यूरोप के बाहर कोई इनको सपोर्ट कर रहे थे, कोई उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनमें भी एक तरह की कोल्ड वॉर्स जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। इनिशियली वॉर वॉज सपोर्टेड बाय रशियंस। जब 1914 में ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो सबसे पहले तो जो उस टाइम पे राजा का ही रूल चल रहा था, तसार निकोलस का, जो रशिया के लोग थे वो पहले तो राजा को सपोर्ट कर रहे थे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो किंग तसार वाज सपोर्टेड। जब रशिया के लोगों ने सपोर्ट किया राजा को तो इससे क्या हुआ, सपोर्ट मिला किंग तसार को। लेटर पीपल डिड नॉट सपोर्ट हिम बिकॉज तसार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा। बाद में क्या हुआ कि लोगों ने तसार को सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि अब जो डूमा बनी थी, जो चाहे पहली वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, सेकंड भी डिस्ट्रॉय कर दी थी, थर्ड जो थी तो वो एक कंसल्टिंग बॉडी जिसको राजा ने कंसल्ट करना होता था कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले। तो अब यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो पहले तो राजा ने डूमा से कंसल्ट किया। जब तक वो डूमा से कंसल्ट कर रहा था, जो रशिया के लोग थे वो राजा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जो तसार निकोलस जो राजा था उसने डूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया, जो कि इनडायरेक्टली क्या था कि लोगों से कंसल्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि जो डूमा था वो आम जनता में से ही चुने गए लोगों की एक बॉडी थी। तो लोग यहाँ पर भड़क गए कि जो राजा है वो हमसे कंसल्ट ही नहीं कर रहा, तो हम राजा का साथ नहीं देंगे। तो लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया और जो निकोलस था उसको सपोर्ट मिलना जब बंद हुआ तो वो क्या हो गया, यहाँ पर वीक पड़ गया। रशियाज आर्मी लॉस्ट बॉडी इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जो अब देखो यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट रशिया जो था वो हार गया एक लड़ाई में। 70 लाख पीपल डाइड इन रशिया अप टू 1917। 1914 में लड़ाई शुरू हुई, 1917 तक यहाँ पर 70 लाख लोग जो रशियंस थे वो मारे गए थे। सो इन 1917 रशिया स्टॉप्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम वॉर। रशिया ने लड़ाई में से अपना कदम पीछे ले लिया, क्योंकि 70 लाख लोग मारे गए थे। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट थी ये, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। Destruction of crops and buildings by Russian army lead to over 30 lakh refugees in Russia। अब जो रशिया की आर्मी थी उसने दूसरे देशों में क्रॉप्स, जब जो लड़ाई चल रही थी, क्रॉप्स जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ कि 70 लाख लोग उनके तो मारे गए, लेकिन अब लड़ाई का रूल था कि जिस देश में ज़्यादा तबाही हो जाएगी तो वहाँ के लोग सामने वाले देश में आके शिफ्ट हो जाएंगे एज अ रिफ्यूजी। तो 30 लाख लोग बाकी कंट्रीज से यहाँ पर आके रहने लगे। जो सोल्जर्स थे, जो सेना थी, डिड नॉट विश टू फॉट। अब वो लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड। जो इंडस्ट्री थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। चेंजेस आफ्टर रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक तो बाहर लड़ाई चल रही थी रशिया की और अंदर लोगों ने रेवोल्यूशन कर रखा था। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला रेवोल्यूशन का, क्या चेंजेस हुए। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1917। जो बैंक थे उनको 1917 में क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। पीजेंट्स टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी। जो पीजेंट्स थे उनको ज़मीन मिली। पहले वो किसी और की ज़मीन पर काम करते थे, लेकिन अब उनको अपनी ज़मीन मिली खेती करने के लिए। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी। और वो जो ज़मीन थी उसको एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। लार्ज हाउसेज वर पार्शनड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फैमिली। पहले जो आम लोग थे उनको छोटे छोटे घर दिए जाते थे रहने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि
फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग लोगों को घर दिए गए, ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो बड़ा घर, छोटी फैमिली है तो छोटा घर उनको रहने के लिए मिलेगा। टाइटल्स वर बैंड, जो टाइटल्स होते थे, जैसे हम बोले हमारे इंडिया में जमींदार, ठीक है, कोई सरपंच, कोई इस तरह से, ठीक है, कोई मुखिया, तो क्या था वो ऐसे ही वहाँ पर टाइटल्स होते थे, उनको बैन किया गया। न्यू यूनिफॉर्म इन आर्मी, आर्मी में नई यूनिफॉर्म लगाई गई। वॉलशेप पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिटी पार्टी। हमने पढ़ा था कि जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो दो हिस्सों में टूट गई थी, तो जो वॉलशेक की पार्टी थी वो उभर के आई और उसको नेम मिला रशियन कम्युनिटी पार्टी। उसके बाद आया नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। इन मई 1945 वर्ल्ड वॉर टू एंडेड। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो जो वर्ल्ड वॉर टू थी उसमें कौन कौन थे, मतलब यहाँ पर भी दो तरफ मतलब लड़ाई हो रही थी। एक तो थी अलाइज पावर, अलाइज वाली साइड में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अमेरिका नहीं था अलाइज में वर्ल्ड वॉर वन में, लेकिन यहाँ पर अब रशिया, फ्रांस, यूके एंड अमेरिका आ गए। दूसरी साइड पर थे एक्सिस पावर, जिसमें था जापान, जर्मन एंड इटली, ओके। तो इस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इसमें ये लोग जीते थे और एक्सिस पावर्स जो थी वो हार गई थी। तो जो जर्मनी था उसको अलाइज पावर्स के अंडर सरेंडर करना पड़ा था। अब जो हिटलर थे वो कहाँ से थे, वो जर्मनी से थे, ठीक है। वो हमारा रशियन रेवोल्यूशन जो है वो टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए थे और कम्युनिटी पार्टी जो थी वो बन गई थी। ये एक नया टॉपिक है। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल इन नमनबर्ग, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनी थी एक न्यूमनबर्ग नाम की जगह पर। इट प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर किलिंग 6 मिलियन ज्यूज। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर नाजी लोगों को मारा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 मिलियन जूज, 2 लाख जिप्सीज एंड 1 मिलियन सिविलियंस को मार दिया था। ओनली 11 नाजीज वर सेंटेंस्ड टू डेथ। यहाँ पर सिर्फ 11, उन्होंने मारा तो इतने लोगों को, लेकिन उनको मारने के लिए सिर्फ 11 लोगों को ही फांसी दी गई। तो इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऐसा क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर टू हो गई थी और फिर जो हिटलर थे वो राइज हुए थे। डिवास्टिंग इम्पैक्ट फाइनेंशियली, जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल जो था वो लॉस हो गया था। वाई हिटलर वॉज रूड, तो हिटलर रूड क्यों था? सबसे पहले आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई, एलाइड डिड टॉर्चर ऑन सेंट्रल पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी जिसमें कि फ्रांस, रशिया, एंड ब्रिटेन थे, उन्होंने टॉर्चर किया सेंट्रल पावर्स को, जिसमें एक था जर्मनी। तो हम यहाँ पर मेनली जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं। हिटलर जो थे वो जर्मनी से थे, तो हम यहाँ पर ज़्यादा जर्मनी पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो एलाइड पावर्स ने जर्मनी पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। इन जर्मनी पार्लियामेंट्री कमेटी वीनर वॉज फॉर्म्ड। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो जर्मनी में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसका नाम था वीनर। इट डिड ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, इसने वर्सैलिस की एक ट्रीटी की, ठीक है। जर्मनी, इस ट्रीटी में क्या हुआ कि जर्मनी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। जर्मनी का क्या लॉस हुआ? जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जो जर्मनी थी इसने अपनी ओवरसीज कॉलोनी, जैसे क्या होता था ना पुराने टाइम पर, जो एक देश होता था उसके पास वही ज़मीन नहीं होती थी जो उसके पास होती थी। क्या होता था कि वो जो बाकी कंट्रीज थे
उनमें भी उनके कुछ कुछ हिस्से होते थे जिन पर उन्होंने कब्जा करा होता था। तो ओवरसीज कॉलोनीज खो दी थी जर्मनी ने अपनी वर्सैलिस की ट्रीटी में। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी की 1/10 पॉपुलेशन जो थी वो वर्ल्ड वॉर 1 में मर चुकी थी। 13% टेरिटरीज जो थी वो लॉस्ट हो गई थी। जर्मनी ने अपनी 13% टेरिटरीज खो दी थी। 70% ऑफ आयरन एंड कोल, जो 75% आयरन था जर्मन का और जो कोल रिजर्व्स थे वो फ्रांस, डेनमार्क एंड ल्यूथेनिया नाम के देशों के पास चले गए थे जब जर्मन ने वर्सैलिस की ट्रीटी साइन की। तो उस वक्त जो हिटलर इतने पॉपुलर नहीं थे, ठीक है, वो एक आर्मी में ही थे, लेकिन एक होता है ना कि एक आम सा नागरिक वो जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट हुआ इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर हिटलर ये सारी चीज़ें देख रहे थे तो इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इन सारी चीज़ों का। तो इसीलिए जो हिटलर थे वो बहुत ही ज़्यादा रूड थे। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर हमारे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। इनमें से कौन सा देश जो था वो हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। हमें पता है कि जो सेंट्रल पावर थी, ठीक है, जिसमें कि जर्मनी था, ये हार गए थे, और जो फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन, ये तीनों क्या थी, ये एलाइड पावर थी, ये जीत गई थी। द टाइम स्पैम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था वो कब कौन था। हमने पढ़ा कि 1914 में शुरू हुई थी और 1918 तक वो चली थी, लेकिन जो रशिया था उसने 1917 में स्टेप बैक कर लिया था लड़ाई में से, क्योंकि उसके बहुत से जो लोग थे वो मारे गए थे। हमने पढ़ा था कि 70 लाख पीपल जो थे रशिया के वो मारे गए थे। एक तो ये लोग मारे गए थे, ऊपर से 30 यहाँ पर आके सेटल हो गए थे। उनके खुद के लोग मारे गए थे, जिस वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई थी, जिसमें बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट थे जो मारे गए थे। खाने के लिए खाना नहीं था, प्राइसेस हाई हो रही थी, वेजेस कम हो रही थी, ऊपर से इतने रेफ्यूजी आ गए जिनको खाना खिलाना पड़ रहा था रशिया को। हिटलर बिकेम द चांसलर और जर्मनी इन द ईयर। हम पढ़ेंगे कि 1934 में जो हिटलर थे वो चांसलर बने थे। द कंट्री दैट ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान वॉज। हम पढ़ेंगे कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर, जो जापान में एक जगह है, उस पर बम गिर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें जो एलाइड पावर्स थी उसमें कौन कौन था, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका। जब हमने फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस था उसने अमेरिका की हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ाद होने में, जिस वजह से फ्रांस पर 2 बिलियन लीवर कर्जा भी आ गया था। तो उस वक्त वो बात है 1789 की। लेकिन उसके बाद मतलब इतने साल अब बीत चुके थे, अब हम बात कर रहे हैं 1914 से लेकर के 1945 तक की बात करेंगे, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। तो हालात चेंज हो गए थे, अब ये सारे दोस्त बन चुके थे जो कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। Who were the worst sufferers in नाजी जर्मनी। इनमें से जो नाजी थे जर्मनी में, उनमें से सबसे ज़्यादा किसको सफ़र करना पड़ा था, जूइस को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुत से जूइस लोग जो थे वो मारे गए थे।
द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जो कि 1920 में हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, signed at the end of World War I, was harsh and humiliating for Germany. क्यों? Germany lost its overseas colonies. Yes, ये हमने पढ़ा है अभी. 13% of its territories lost. ये भी हमने पढ़ा है. It lost 75% of its iron and 26% of its coal. Yes, 75% iron and 26% coal. फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया को इसने दे दिया था एंड वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स. यस, ये भी हुआ था. द वेस्टर्न पावर्स डी मटीरियलाइज्ड जर्मनी, जर्मनी को तबाह कर दिया था एंड दे ऑक्युपाइड रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड इन द 1920s. यस, तो 1920 में जो वर्सेलिस की ट्रीटी हुई थी उसमें जर्मनी के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. वाई डिड द न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल्स सेंटेंस ओनली 11 नाजीज टू डेथ फॉर सच अ मासिव जीनोसाइड? क्यों सिर्फ 11 नाजीज को ही मारा गया था इतना ज़्यादा लोगों को मारने के लिए? ओनली दीज 11 नाजीज वर फाउंड गिल्टी. The Allies did not want to be harsh on the defeated Germany as they had been after World War. Germany promised never to repeat such an act. Germany was ready to pay a huge compensation to the Allied countries for these killings. तो इसका आंसर है बी. जो फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन थे वो जर्मनी पर अत्याचार नहीं करना चाहते थे क्योंकि पहले ये जर्मनी पर बहुत अत्याचार हो चुका था. चाहे जर्मनी के नाजीज ने इतने लोगों को मार दिया था लेकिन उन्होंने उनके सिर्फ 11 नाजीज को ही सज़ा दी थी. तो ये ही इसका सही आंसर है. What was the slogan coined by the Hitler when he followed his aggressive foreign policy? तो इसने जो स्लोगन दिया था वो दिया था वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर, कि हम सब एक हैं, एक ही हमारा एम्पायर है और मैं ही आप लोगों का एक ही लीडर हूँ. ये हिटलर ने स्लोगन दिया था. विच इंसिडेंट परस्यूडेड द यूएसए टू ज्वाइन द वॉर? हिटलर्स अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप? नो. हिटलर्स पॉलिसी ऑफ जीनोसाइड ऑफ ज्यूज? नो. हेल्पलेसनेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस? नो. जापान्स अटैक ऑन द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर? यस, जो जापान था उसने यूएसए के एक पर्ल हार्बर, एक बंदरगाह पर अटैक कर दिया था. इस इंसिडेंट से जो अमेरिका था वो बहुत ज़्यादा भड़क गया था और उन्होंने हमला कर दिया था जापान पर इन द वर्ल्ड वॉर 2. हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स जो थे वो गिरा दिए थे. ये है हमारा सारा का सारा अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा. बाकी का हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.